सर कहिएगा कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया, अब ईरान ने भी 100 ड्रोन्स से इसराइल पर हमला कर दिया है। क्या मंजरकशी करेंगे आप आने वाली सूरत हाल पर? मौजूद मेहमान है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई किया इस वक्त जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है। ईरान के ऊपर हमला करना, बल्कि ईरान को अनाहिलेट करना, इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। 1984 से तो ऑफिशियली उन्होंने ऑडिट जीनॉन प्लान के तहत इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया कि हमने ईरान को खत्म करना है ग्रेटर इसराइल को अचीव करने के लिए। और मिडल ईस्ट के अंदर पिछले 2 से 3 साल से आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो उनका ऑडिट जीनॉन का प्लान था और एग्जैक्टली जो उनका ग्रेटर इसराइल का एजेंडा था, उसको अचीव करने के लिए वो अपने इर्द गिर्द की रियासतों को, सीरिया में आपने देखा क्या हुआ है, इजिप्ट में आप जो बाकी भी जो उनकी बॉर्डरिंग लेबनान है, लीबिया, आप देख रहे हैं कि वो उसी एजेंडा के तहत चल रहे हैं। ईरान ऑन दी अदर हैंड, ईरान को सबसे पावरफुल थ्रेट परसीव करता है इसराइल। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त आप दुनिया में देख रहे हैं वो हार्ड पावर पे बिलीव करता है। ईरान जब इन्होंने 7 अक्टूबर के बाद जो इन्होंने गाजा के ऊपर हमला किया और फिर जो जेनोसाइड गाजा के अंदर मुसलमानों का किया, उस वक्त ही क्लियर हो चुका था, जो दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनको वाजे हो गया था उस वक्त कि इन्होंने एक दफा गाजा को फ्लैट करना है, उसके बाद इन्होंने सीरिया के ऊपर अटैक करना है और फिर इन्होंने इवेंचुअली ईरान की तरफ आना है। तो इट वॉज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि ये होना था। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया, हिजबुल्लाह को तैयार किया इसराइल के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने उस वक्त इसराइल को रोकने में नाकाम रहे। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने गाजा को फ्लैट किया, फिर उन्होंने बगैर लड़े पूरी की पूरी हिजबुल्लाह को, वो याद होगा आपको 3000 जो पेजर बॉम्ब्स थे वो जब फटे तो पूरी उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। फिर आपने देखा इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर शहीद किया गया, ईरान चुप रहा। फिर आपने देखा ईरान के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ क्या हुआ, फिर भी ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। सो अब ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, एक स्विफ्ट पावरफुल रिटेलिएशन करेंगे इसराइल के खिलाफ तो इसराइल को डिटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अदरवाइज एट द विल इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। इसराइल जब चाहेगा ईरान के ऊपर हमला करेगा। पॉइंट उठाया है कि इतना कुछ हो गया लेकिन ईरान की जानिब से उस तरह से रिटेलिएट नहीं किया गया। अगर हम इब्राहिम रईसी साहब की बात करें, उनकी शहादत के बाद हेलीकॉप्टर जो हादसा पेश आया था, जो नए सदर आए थे, क्या आपको लगता है कि वो उस तरह से रिटेलिएट नहीं करना चाहते या वो नहीं कर पा रहे हैं? इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। उनके आने उस सदर के आने से पहले भी तो रिटेलिएशन, उस तरीके की रिटेलिएशन जो कि देखें, रिटेलिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, रिटेलिएशन होती है डिटर करने के लिए। आपने दुश्मन को डिटर करना होता है। आपको पाकिस्तान और इंडिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में पोस्ट पहलगाम आपने देखा वाज़े तौर पे कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया इंडिया को डिटर करने के लिए, और आपने फिर देखा कि इंडिया भीख मांगना पूरी दुनिया के पास भागा कि आप पाकिस्तान को कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूं। तो रिटेलिएशन का एक मकसद होता है, ऑप्टिक्स नहीं होते, उसका एक मकसद होता है और वो डिटर करना होता है। ईरान को उतनी रिटेलिएशन करनी है जितनी इसराइल को डिटर करने में कामयाब हो सके। वो पहले कर देते तो अब ये ना होता, लेकिन अब वाज़े नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि दिल कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान जब तक कि वो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर देते, जिसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि जब तक वो ईरान को तोड़ नहीं देते। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दावा किया जा रहा है कि जौहरी जो प्रोग्राम है ईरान का उसको निशाना बनाया गया, उसकी तस्दीक भी की जा रही है आलमी इदारे की जानिब से, तो क्या आपको लगता है कि जितना ईरान का ये सिस्टम महफूज था, जितना वो वीडियोस में दिखाया जाता है, जिस कदर वो ज़ेरे ज़मीन है कि वहाँ तक कोई मिसाइल्स नहीं पहुँच सकते, क्या वाकई जो जौहरी तंसीबात हैं ईरान की, उनको टारगेट किया है, कोई बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने में इसराइल कामयाब हो सका है? देखें, इस वक्त जो ज़्यादातर आप जो मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, रिपोर्ट्स देख रहे हैं नुकसान की जो ईरान को हुआ है जी, वो ज्यादातर वेस्टर्न सोर्सेस की वजह की तरफ से न्यूज आई हुई है, और ज्यादातर उनकी इंक्लिनेशन इसराइल के नैरेटिव, क्योंकि नैरेटिव डोमेन में जब अटैक किए जिस मुल्क ने, तो शुरू में उन्होंने ही फिर पूरी दुनिया के सामने रखा कि हमने इसको अटैक किया, इसको अटैक किया और इसको अटैक किया। सो इस वक्त जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो ज्यादातर प्रो इसराइल, यानी जिनकी इंक्लिनेशन इसराइल की तरफ है, उन सोर्सेज की तरफ से है। सो विल हैव टू वेट फ्रॉम द इरानियन सोर्सेज, उसको कंफर्म करेंगे, डेटा और एविडेंस आएगा, फैक्ट सामने आएंगे, इमेजेस, वीडियोस वगैरह सामने आएंगे, फिर कंफर्मेशन हो सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन अभी जो नॉइस आपको नजर आ रही है वो ज्यादातर प्रो इसराइली कॉर्नर्स की तरफ से आ रही है।
डेफिनेटली अटैक हुए, डेफिनेटली उनकी बहुत ज्यादा इसराइल के लॉसेस हुए हैं, डेफिनेटली उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप जो है वो शहीद हुए हैं, उनके इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हैं इस हमले, इस अटैक के अंदर मारे गए हैं, उनके इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन प्रिसाइसली क्या हुआ है उसके लिए आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम थोड़ा वेट कर लें ईरानियन सोर्सेज और न्यूट्रल सोर्सेज का। अच्छा सर, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, इससे पहले भी आपने तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया था कि मिडिल ईस्ट में बेसिकली क्या चल रहा है। ईरान क्या मजबूत जवाब दे सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सीरिया में भी जो मौजूदा सरबराह हैं, ट्रम्प की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे वो इंसान हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त ईरान के पीछे कोई मुल्क खड़ा है अमली तौर पर, मैं बयानात की बात नहीं कर रही, अमली तौर पर जो सपोर्ट फराहम कर सके ईरान को? जी देखें, इसमें मैं आपको ना एक छोटा सा एक वाकया सुनाऊंगा आपसे। कुछ अर्सा पहले व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर हैं अलेक्जेंडर ड्यूगिन। तो अलेक्जेंडर ड्यूगिन ने एक जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट था और जो मुसलमानों के ऊपर, सीरिया के ऊपर जो हमला किया था इसराइल ने, और फिर उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो तबाही कर रहे थे, तो किसी ने अलेक्जेंडर ड्यूगिन से पूछा कि आप मुस्लिम वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे अभी तक सपोर्ट रशिया? तो उसने आगे से जवाब दिया था कि रशिया सपोर्ट तब करेगा जब ये कुछ इनिशिएटिव लेंगे, जब वो ये जंग जो है ये मुसलमानों ने लड़नी है, रशिया ने सपोर्ट करना है। लेकिन जब वो तो ईरान अब जो रिजॉल्व शो करेगा, ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट करेगा अब इसराइल के खिलाफ, जितना पावरफुल होगा उतनी ज्यादा सपोर्ट ईरान को दुनिया से मिलेगी। जी। तो सर ये सपोर्ट ईरान को रशिया से तो मिलेगी अगर ईरान इनिशिएट करता है। रशिया के अलावा चाइना कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी पावर है इस खत्ते की? जी देखें, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब जंग होती है, जब वॉर होती है, उससे पहले, वॉर से पहले अलायंसेस और होते हैं। जब जंग होती है तो उसके बाद अलायंसेस और कोलिशंस और बन जाती हैं। जब जंग होती है तो हर मुल्क कोशिश करता है जीतने वाले घोड़े पे बैठ करने की। अगर ईरान का रिस्पॉन्स थोड़ा सा पावरफुल आएगा इसराइल के खिलाफ, इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई नेतन्याहू से दुनिया का लीडर हाथ नहीं मिलाना चाहता। इंसानियत की तारीख की सबसे ज्यादा नफरत इंसानियत को जिस मुल्क से है वो इसराइल है। लेकिन ईरान को थोड़ा सा रिजॉल्व शो करना पड़ेगा, ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा। ईरान अगर पावरफुली रिटेलिएट करता है इसराइल के साथ तो आई एम श्योर कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें। अहमद साहब, तो क्या वजह है कि इतना पावरफुली रिटेलिएट नहीं कर पा रहा ईरान? अब तक हमने माजी के भी जो वाकयात हैं उनको भी देखा है। क्या वजह है कि आप समझते हैं कि जो ईरान की नजरियाती क़यादत है, पासदाराना इनकलाब है, या फिर जो सियासी क़यादत है, उनके दरमियान कोई मसला है, उनके दरमियान मुकम्मल तौर पर हमआंगी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से कोई मजबूत फैसला नहीं लिया जाता? देखें, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस में ईरान के थोड़े से आपको नजर आता है कि वो एक बैकफुट पे चले जाते हैं, डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर राइज है वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी और एग्रेसिव वॉर पॉस्चरिंग का है। इसराइल को आपने देखा, वो तो कहते हैं हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया ईरान के ऊपर। वो तो उनके आर्मी चीफ ने, इसराइल के आर्मी चीफ, आईडीएफ के चीफ ने तो ये कहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिए। सो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस पिछले 3 साल से ऑब्जर्व करने में आया है वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, और आजकल का दौर ही नहीं है डिफेंसिव पॉस्चरिंग का। जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं फिर दुश्मन को आप फ्री हैंड दे देते हैं कि वो जो चाहे आपके साथ करे। अच्छा सर, हमें कोल्ड वॉर एरा याद है जिसमें प्रॉक्सीज चलती थी ईरान, और उस वक्त तो यूएसएसआर था जिसको शिकस्त हुई तो वो रशिया में तब्दील हो गया और काफ़ी टुकड़े हो गए। ये मुझे बताइएगा कि अमेरिका खुल कर सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अमेरिका ये कह रहा है कि हमें नहीं पता, ये इसराइल ने एकतरफा तौर पर हमला किया है। कुछ देर पहले ट्रम्प साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम तो भाई इसराइल के साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका इसलिए भी सामने नहीं आ रहा क्योंकि अगर अमेरिका सामने आता है तो ईरान ने तो वैसे धमकी दी हुई है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे और अमेरिका पर हमला करेंगे, जो अमेरिकी तंसीबात हैं उन पर हमला करेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल फुल फ्लेज वॉर में तब्दील ना हो जाए, इसलिए अमेरिका जो है वो सामने नहीं आ रहा। देखिए, अमेरिकन जो थॉट प्रोसेस है, अमेरिकन जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है इसराइल को लेके, उसमें बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों से ये भी डेवलप हुई है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ
एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह की तहरीक चल रही है इसराइल के अंदर, तो उसको डायल डाउन करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए एक ईरान के खिलाफ इस तरह का एक्शन जरूरी था। अब अमेरिकन जो पॉलिसी सर्कल्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि अगर ये इस वजह से किया गया इसराइल की तरफ से, तो फिर ईरान रिटेलिएट ना करे। इस वजह से ईरान के ऊपर हो सकता है कि वो इस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम इसराइल के साथ होंगे। लेकिन अभी जो इसराइल कहता है कि उसने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था अटैक करने से पहले, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि हमें नहीं बताया गया, ये यूनिलैटरल अटैक है। सो एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है बिटवीन द अमेरिकन एंड द इसराइली गवर्नमेंट। तो इससे साफ वाजे है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बिटवीन अमेरिका एंड इसराइल। और अभी क्योंकि इसराइल को सपोर्ट कोई भी मुल्क नहीं, अगर किसी मुल्क के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं तो पब्लिकली भी ममालिक अवॉइड करते हैं इस वक्त इसराइल के साथ खड़े होना। लेकिन और अमेरिका ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका अब से 10 साल पहले जो अमेरिका की पावर और इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में, आज वो नहीं है। अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर। तो इस सारे इक्वेशन को इस तरीके से ऑब्जर्व करके, अहमद साहब, अगर हम अमेरिका के बयान की बात कर रहे हैं तो क्या ये मामला इतना ही सादा है कि अमेरिका लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है इस तमाम तर मामले से, सिर्फ ये कह रहा है कि हमें इत्तला थी लेकिन हमने कोई किरदार अदा नहीं किया, और यहाँ तक भी बयान आया कि अगर एयर फ्यूलिंग करना पड़ी इसराइली तैयारों को तो हम नहीं करेंगे। लेकिन सर, अगर आप समझते हैं कि मामला खराब हो जाते हैं, ईरान का पलड़ा भारी हो जाता है, ईरान कोई बहुत एग्रेसिव अटैक कर देता है, तो फिर उस तरह की सूरत हाल तो नहीं होगी कि जिस तरह से जब हमने भारत के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया तो पहले तो हमें यही कहा जा रहा था, जब तक हम दिफा कर रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी नायब वज़ीर, हमने नायब सदर का जो बयान है वो भी सुना था कि वो कहते थे कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाद में मुदाखलत करना पड़ी, बीच में आना पड़ा, मुसालियत करवाना पड़ी। तो यहाँ पर भी इस तरह की कोई सूरत हाल बन सकती है कि अगर ईरान का पलड़ा भारी हुआ तो अमेरिका इंटरवीन कर सकता है? जी, मैंने यही आपसे अर्ज किया कि पूरी दुनिया में यही इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त राइज है। जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा हम जी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। नेतन्याहू ने भी यही बयान दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ से रिजॉल्व आया तो फिर एक साइलेंस हो गई। फिर जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किया, उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि दुनिया की ताकतों ने कोशिश की कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, जंग ना। पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो फिर इनको कहना पड़ गया कि हम बिल्कुल लाताल्लुक है, जो भी होगा पाकिस्तान इंडिया खुद डिसाइड करेंगे। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इंडिया की कमर तोड़ दी, तो फिर सारों ने कहा कि नहीं, हम सीज फायर करवाएंगे। सो बात ये होती है जंग के दौरान, जैसा मैंने कहा कि मिलिट्रीज जब आपस में टकराती हैं तो हमेशा से जीतने वाले घोड़े के ऊपर बैठ किया जाता है। और ईरान अगर एक इज्जतदार, गैरतमंद, पावरफुल रिस्पांस शो करता है तो वो इसराइल को डिटर करेगा और दुनिया को ईरान के पीछे लाके दुनिया एक्चुअली वांट्स टू सपोर्ट ईरान अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि इसराइल को कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता पब्लिकली। हर हुकूमत चाहती है कि वो इसराइल से दूर हटे, क्योंकि हुकूमतें जो मर्जी कर रही हैं, जो अवाम है इस वक्त वो इसराइल के खिलाफ है। जो जेनोसाइड, डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड हो रहा है पिछले 2-2.5 साल से गाजा के अंदर, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो लेकिन ईरान को कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना पड़ेगा ताकि दुनिया के पास भी बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए। लेकिन जरा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम देखें तो जिस तरह से ईरान पर जितनी मौशी पाबंदियां थी और साथ ही साथ जिस तरह से उसकी कमर तोड़ी गई मौशी सतह पर, और फिर उसको सिफारती तौर पर हमने देखा कि कॉर्नर किया गया, आप ये समझते हैं कि बेशक ईरान नहीं कर रहा, लेकिन क्या सलाहियत मौजूद है? देखें, अगर उसको वेस्ट की तरफ से कॉर्नर किया गया या सैंक्शंस लगाई गई तो ईरान को चाइना और रशिया ने बेतहाशा सपोर्ट करके उसको काउंटर बैलेंस किया। तो ईरान इतने अरसे से जो अपनी मिलिट्री बिल्ड कर रहा है, ईरान इतने अरसे से जो अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है पूरे मिडल ईस्ट में, उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ इसराइल को कंटेन करना था। और अब मौका है, और ये ईरान की बका के लिए जरूरी है, क्योंकि अब अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता तो फिर इसराइल का जब दिल चाहेगा अपने इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल को पैसिफाई करने के लिए वो ईरान के ऊपर हमले करेंगे। और ये छोटी शहादतें नहीं हुई ईरान के अंदर, उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की शहादत हुई है उनके। तो ये दिस इज अ मेजर एस्केलेशन, मेजर एस्केलेशन। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता तो इसराइल रुक जाएगा। इसराइल फिर कोशिश करेगा ईरान को खत्म करने की, डिसइंटीग्रेट करने की।